नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की। एक ऐसा देश जो विरोधाभासों और एक गहरे चरित्र से बना है। आज हम इसकी जटिल लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी की परतें खोलेंगे। विदेश नीति के दांवपेच से लेकर यहाँ के लोगों के कभी न हार मानने वाले जज्बे तक। ये पूरा विश्लेषण भारत की उस शख्सियत की एक झलक देगा जिसके कई चेहरे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत किसी खबर से नहीं बल्कि आत्मचिंतन के उस गहरे पल से करते हैं जिसने एक देश के भविष्य का रास्ता ही बदल दिया। गांधी जी के ये शब्द सिर्फ एक घटना पर अफसोस नहीं थे, नहीं, ये तो एक पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा को फिर से तौलने जैसा था। साल 1922 की ये घटना आज़ादी की लड़ाई के सफर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने आंदोलन के बड़े नेताओं को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा और बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसी के बाद अहिंसा का सिद्धांत आंदोलन के बिल्कुल सेंटर में आ गया। इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। जरा सोचिए कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हालात इतने बिगड़ गए कि एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 10 दिन से भी कम समय में एक पूरे देश में चल रहा आंदोलन अचानक से रोक दिया गया। ये घटना एक ऐसे आंदोलन में हिंसा का एक धमाका थी जिसकी नींव ही अहिंसा पर रखी गई थी, और इसमें शामिल लोगों को इसके बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। असल में हिंसा की यही वो चिंगारी थी जिसने गांधी जी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक बुनियाद है वो आज दुनिया के सामने भारत की पहचान को कैसे मजबूत कर रही है। ये सवाल हमें सीधे इतिहास से आज की डिप्लोमेसी तक ले आता है। तो इस सेक्शन में हम 3 खास एरियाज पर नजर डालेंगे जहां भारत आज बहुत एक्टिवली अपने इंटरनेशनल रिश्तों को एक नई दिशा दे रहा है, चाहे वो पानी से जुड़ी कूटनीति हो, ग्लोबल ट्रेड हो या फिर दूसरे देशों के साथ रणनीतिक पार्टनरशिप। दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण 63 साल पुरानी ये पानी के बंटवारे की संधि रही है। भारत ने हमेशा संधि के नियमों के दायरे में रहकर ही हल निकालने पर जोर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने अक्सर इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाने की कोशिश की है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये फैसला संधि के तहत विवाद सुलझाने के भारत के तरीके को सही ठहराता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है जो ये साबित करती है कि उसके प्रोजेक्ट्स संधि के नियमों के हिसाब से ही हैं। अब रुख करते हैं व्यापार की दुनिया की ओर। ये नंबर है 18%, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि भारत और अमेरिका के बीच हुए एक बहुत अहम समझौते का सेंटर पॉइंट है, और इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी है। और ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे 18% का ये नया टैरिफ भारत को एक रणनीतिक बढ़त दे रहा है। इससे भारतीय एक्सपोर्ट अपने पड़ोसी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बन जाता है। मतलब कपड़ा, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे कई सेक्टर्स के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। ये डिक्लेरेशन एक तरह से इस बात का सबूत है कि भारत और अरब दुनिया के बीच रणनीतिक रिश्ते और गहरे हो रहे हैं और उनके लक्ष्य भी एक जैसे हैं। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के साथ भी इसके रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, तो विदेश नीति तो ठीक है, पर किसी भी देश की असली ताकत तो उसके अंदर से आती है ना। तो चलिए अब जरा देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि भारत भविष्य के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं को कैसे बना रहा है। भारत की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें पहले इन REPMs को समझना होगा। ये है क्या चीज़? असल में ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की जान है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस के साजो सामान तक सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 21वीं सदी के सबसे ज़रूरी मटेरियल्स में से एक के लिए शुरू से आखिर तक की पूरी सप्लाई चेन भारत में ही तैयार करना। मतलब ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है बल्कि डिस्कवर, प्रोसेस और फिर मेक इन इंडिया है। हार्डवेयर के साथ साथ हेल्थ केयर में भी एक बड़ा दांव लगाया जा रहा है, खासकर कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से निपटने के लिए। ये जो स्कीम है ना, ये भारत को दुनिया की फार्मेसी से दुनिया की बायोफार्मेसी बनाने का एक बड़ा सपना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच एक देश संतुलन कैसे बनाता है, क्योंकि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बैलेंस बनाना आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि बात सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं है बल्कि ऐसी तरक्की की है जो हमेशा बनी रहे। ये नंबर है 98। और ये क्या है? ये है भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या फरवरी 2024 तक। ये नंबर दिखाता है कि भारत वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि को बचाने के लिए कितना गंभीर हो रहा है। अब किसी जगह का रामसर साइट बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह से पूरी दुनिया को दिया गया एक वादा है कि हम इस खास इकोसिस्टम की हिफाजत करेंगे। ये एक ग्लोबल गारंटी है कि इन इलाकों को बचाया जाएगा। और ये जो नए नाम जुड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि देश में विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और ये भी कि छोटे लोकल इकोसिस्टम भी देश की संरक्षण रणनीति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। लेकिन दिन के आखिर में किसी भी देश की कहानी उसकी पॉलिसी या समझौतों से नहीं बनती, वो बनती है वहाँ के लोगों के जज्बे से। यही कहानियाँ देश की असली ताकत को बताती हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी पत्नी एक मुश्किल रास्ते की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी। उस दुख के बाद उन्होंने अकेले ही एक हथौड़े और छीनी से 22 साल लगाकर एक पहाड़ का सीना चीर दिया। उनकी कहानी इंसानी संकल्प की एक असाधारण मिसाल है। और ये कहानी है उस हिम्मत की जो सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी शांत और मजबूत बनी रही। एक ऐसा सबक जिसने आगे चलकर भारत के एक राष्ट्रपति के चरित्र को गढ़ा। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली परीक्षा मुश्किल समय में ही होती है। हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं जो भारत की कहानी के दिल में झांकने के लिए प्रेरित करता है। शायद इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं बल्कि इन सभी के उस मिश्रण में है जो भारत नाम का एक जटिल लेकिन जिंदा दिल मोज़ेक बनाता है।